हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव का पार्ट 19 भाग 19। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के विकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन प्रणाली की विकार। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं में, फीमेल में, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, कौन कौन से रोग हैं। हमने इससे पहले वाले बहुत सारे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना है कि मेल के अंदर, नर के अंदर वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कौन कौन से रोग हैं जो उन्हें बीमारी पहुंचाता है। ठीक है, अभी हम लोग महिलाओं के अंदर, मतलब कि फीमेल के अंदर, मादा के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कहता है देयर आर फॉलोइंग डिसऑर्डर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित विकार होते हैं। ठीक है, और वो विकार कौन कौन से हैं, वो डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। एक बात और जान लीजिए आप लोग, डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कोई चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कोई अंग जो है, ऑर्गन जो है ठीक ठाक हो रहा था, अचानक उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई, है ना, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो उसे हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है, मादा होती है, उसमें जो पहला डिसऑर्डर है, उसका जो पहला रोग है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, हिंदी में इसको स्तन कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो दूसरा डिजीज है उसका नाम है सर्विकल कैंसर, हिंदी में से गिरवा कैंसर कहते हैं। तीसरा जो डिसऑर्डर है वो है ऊफोरोसाइटोसिस, इसे हिंदी में कहते हैं अंडाशय गांठ। ठीक है, जो चौथा डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानिक गर्भावस्था। पांचवा डिसऑर्डर है ऊफरिटिस, जिसको हिंदी में कहते हैं डिम ग्रंथि शोथ। जो छठा डिसऑर्डर है वो है एंडोमेट्रायोसिस, हिंदी में इसे कहते हैं गर्भकला अस्थानता। ठीक है, और जो सातवां डिसऑर्डर है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इसे हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र विकार। आठवां डिसऑर्डर है इनफर्टिलिटी, बांझपन। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सारे डिसऑर्डर को पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला डिसऑर्डर होता है ना, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, कहता है ब्रेस्ट कैंसर इज रियली सीन बिफोर द एज ऑफ द 30। स्तन कैंसर 30 वर्ष के उम्र में स्त्रियों में स्तन कैंसर कभी कभी होता है। ठीक है, कहने क्या मतलब है कि जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, वो कब होता है, 30 वर्ष के बाद ही होता है। ठीक है, 30 वर्ष के बाद ही होगा, मतलब 30 वर्ष से पहले, 30 ईयर से पहले उसमें बहुत कम ही चांस होते हैं उसके ब्रेस्ट में कैंसर होने के। 30 वर्ष के बाद ही क्या होगा, उसमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये एक ब्रेस्ट का डायग्राम है। ठीक है, और इस ब्रेस्ट के डायग्राम में अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गांठ जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये गांठ जैसा बना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम लोग नर जनन तंत्र में पढ़ रहे थे, उसमें कैंसर के बारे में पढ़ते, प्रोस्टेट कैंसर में, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो कैंसर होते हैं वो ट्यूमर के वजह से होते हैं। ठीक ना, और वो ट्यूमर कहलाते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। और मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मेलिग्नेंट सेल की वजह से होता है, और उस सेल का निर्माण जो होता है उसके डीएनए और क्रोमोसोम में चेंजिंग होने की वजह से होता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी सेल हैं, और उस सेल, उस कोशिकाएं में अचानक किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, चेंजेज आने लगते हैं, उसके क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने लगता है, उत्परिवर्तन होने लगता है, तो उसके वजह से वो सेल क्या होती है, उस सेल की जो केंद्रक होती है, न्यूक्लियस, वो चेंज होने लगती है। जब वो केंद्रक और न्यूक्लियस चेंज होने लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सेल बन जाता है जो और सब सेल से अलग होता है। उन्हीं सेल को हम लोग बोलते हैं मेलिग्नेंट सेल। और वही सेल धीरे धीरे आसपास के सेल को भी बदलने लगती है, और धीरे धीरे करते करते इसे गांठ बन जाता है, जिसे हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। वही ट्यूमर फिर धीरे धीरे और भी बढ़ जाता है, उसे हम लोग कैंसर का नाम दे देते हैं। तो इसी प्रकार ब्रेस्ट में भी कैंसर बन जाता है, जिसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज मैस्टिकोटॉमी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। स्तन कैंसर के लिए मानक उपचार मैस्टिकोटॉमी, स्तन को हटाना है।
कहता क्या है कि अभी के डेट में अगर किसी फीमेल को, किसी मादा को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है, मतलब स्तन में कैंसर हो जाता है, उसका एक ही उपाय है, एक ही इलाज है कि उसे मैस्टिकोटॉमी से इलाज करवाया जाए। मतलब उसके ब्रेस्ट को जिस हिस्से में, है ना, कैंसर है, उस हिस्से को काट कर हटा दिया जाए, ऑपरेशन के थ्रू उसे हटा दिया जाए, जिसे हम लोग मैस्टिकोटॉमी कहते हैं। मतलब ब्रेस्ट को काट कर हटा देना ऑपरेशन के थ्रू, उसे हम लोग मैस्टिकोटॉमी कहते हैं। और यही एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इलाज है कि किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने का, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए कि किसी महिला का, है ना, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये टोटल कैंसर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये टोटल क्या है, कैंसर वाला हिस्सा है। तो ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ से चीरा लगाया जाता है, ठीक है, ये वाले हिस्सा में चीरा लगाया जाता है, कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद क्या होता है, यहाँ के हिस्से को काट कर बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग मैस्टिकोटॉमी कहते हैं, ठीक है। आगे जो दूसरा डिसऑर्डर है फीमेल में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है सर्विकल कैंसर। इससे पहले हम लोगों ने ब्रेस्ट में कैंसर पढ़ा था, अब फीमेल के सर्विक्स में कैसे कैंसर होता है वो पढ़ते हैं। कहता सर्विकल कैंसर में बी ट्रीटेड बाय रेडिएशन और सर्जरी। गिरवा कैंसर, सर्विकल कैंसर को हिंदी में गिरवा कैंसर कहते हैं। गिरवा कैंसर का उपचार विकिरण या सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। कैंसर होने की तो वही प्रोसेस है, मैलिग्नेंट सेल के द्वारा मैलिग्नेंट ट्यूमर बनेगा और मैलिग्नेंट ट्यूमर से फिर कैंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके जो इलाज हैं, जो इसका जो जो ट्रीटमेंट है सर्विकल कैंसर की खासतौर पे बात करें, वो सर्जरी के द्वारा हो सकता है, ठीक ना, अगर ऑपरेशन से उसे काट कर हटाया जाए वो हो सकता है, या इसका दूसरा जो उपाय है वो रेडिएशन से होता है, जो गामा रेडिएशन, उसी गामा रेडिएशन से होता है। उसके जरिए से क्या हो सकता है, उसका जो इलाज होता है वो किया जा सकता है, काट के उसे गलाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो रेडिएशन और जो सर्जरी होता है, इनके जरिए क्या होता है, सर्विकल कैंसर का इलाज किया जा सकता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा सर्विक्स वाला हिस्सा होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया पहले वाले वीडियो में, ये वाला हिस्सा सर्विक्स वाला हिस्सा होता है। तो यहीं पे क्या होता है कि ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी ट्यूमर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कैंसर पैदा हो जाता है, ठीक है। और इसी कैंसर को सर्जरी के द्वारा, मतलब यहाँ से ऑपरेशन के काट के हटाएंगे, या क्या होता है कि रेडिएशन के द्वारा इसे, है ना, थेरेपी के द्वारा, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा डिसऑर्डर आ रहा है वो है ऊफोरोसाइटोसिस, ठीक है, इसे हिंदी में अंडाशय गांठ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरियन सिस्ट। ऊफोरोसाइटोसिस को हम लोग ओवरियन सिस्ट भी कहते हैं। जनरली इसे ओवरियन सिस्ट के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो इसका दूसरा नाम है वो है ऊफोरोसाइटोसिस, ठीक है, इसे ओवरियन सिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। कहता है इसमें क्या होता है, ओवरियन सिस्ट आर फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर ऑफ द ओवरी। ओवरी में क्या होता है कि एक ट्यूमर बनता है, एक गांठ बनता है, और उसमें द्रव्य पदार्थ भर जाते हैं, ठीक है। मतलब अंडाशय में द्रव से भरे ट्यूमर होते हैं, जिन्हें अंडाशय अल्सर कहते हैं, ठीक है। मादा के ओवरी में, फीमेल की जो ओवरी होती है, अंडाशय होती है, उसमें ट्यूमर सबसे पहले बनता है, और उस ट्यूमर में क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, जिसके वजह से अंडाशय में गांठ बनने लगती है, अंडाशय फूल के बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसे हम लोग अंडाशय अल्सर मतलब ओवरियन सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। कहता है सच सिस्ट सम टाइम रेप्चर एंड रिग्रेस गेट स्मॉलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस तरह के अंडाशय अल्सर गर्भावस्था के समय फूट जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। क्या कहने का मतलब है कि जब फीमेल के ओवरी में, है ना, अंडाशय में जब अल्सर हो जाता है, मतलब कि सिस्ट बन जाता है, वो ट्यूमर बन जाता है फ्लूइड से बना हुआ, तो जब फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, जब फीमेल गर्भ अवस्था में होती है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो सिस्ट है, ये क्या होता है, टूटने लगता है, छोटा छोटा होने लगता है, मतलब फूट जाता है और छोटा छोटा होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, ये जो ओवरी है ये एक नॉर्मल ओवरी, एक सामान्य ओवरी है, ठीक, समान अंडाशय है, लेकिन ये ओवरी जो है एक असमान ओवरी है। इसमें देखिए गौर से, आपको ये साइज जो है बहुत बड़ा साइज लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें द्रव्य पदार्थ भर गया है और ये फूल गया है, ठीक है, इसमें गांठ बन गई है, जिसे हम लोग ओवरियन सिस्ट कहते हैं। और जब फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, जब वो गर्भावस्था में होगी, तो ये जो अंडाशय है ये धीरे धीरे, है ना, फूटने लगेगा इसके अंदर का ट्यूमर, और ये धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, ठीक है। कहता है
इन ओल्ड वोमेन दे आर सर्जिकली रिमूव्ड। वृद्ध स्त्रियों में यह सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है। मतलब जब किसी वृद्ध महिला में, जब कोई महिला वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, अगर उसके ओवरी में इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, उसके अंडाशय में इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तब ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। तब उसे सर्जरी के द्वारा, मतलब ऑपरेशन के द्वारा काट के हटा दिया जाता है। हाँ, यदि ये किसी युवा महिला में, किसी जो यौवन महिला होती है, जो यौवनावस्था में होती है, उस महिला में इस प्रकार का रोग होता है, तो वो है ना प्रेगनेंसी के दौरान ऑटोमेटिक क्या होता है, फूट के, है ना, वो बाहर निकल जाता है, टूट के छोटा छोटा टुकड़े में बन जाता है। ठीक है। अब जो चौथा डिजीज आ रहा है उसका नाम है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। हिंदी में इसे कहते हैं अस्थानिक गर्भावस्था। ठीक है। इसमें कहता है इट इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो एट अ प्लेस अदर देन यूटेरस जनरली इन ओविडक्ट। ठीक है। इसमें भ्रूण गर्भाशय में अंतरोपित न होकर अंडवाहिनी में अंतरोपित हो जाता है। क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जिसमें भ्रूण जो है, एम्ब्रायो जो है, वो फीमेल के, माता के जो यूटेरस के वॉल होते हैं, जो गर्भाशय का भित्ति होता है, उससे जाके जुड़ जाता है। मतलब भ्रूण जो है गर्भाशय के भित्ति से जुड़ जाता है, एम्ब्रायो है ना, और यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ जाता है, उसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जनरली हम लोग यही जानते हैं। लेकिन इक्टोपिक प्रेगनेंसी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो एम्ब्रायो जो होता है वो इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है, यूटेरस में नहीं होता है। मतलब गर्भाशय के भित्ति के साथ न होकर ओविडक्ट में जाके वो कहीं जुड़ जाता है। मतलब जो उस अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में ही कहीं वो क्या होता है, आरोपित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में आप इस यहाँ से इधर का हिस्सा अगर देखिए तो पता चलेगा कि एक जायगोट जो होता है, एग जो होता है, वो एग स्पर्म के साथ मिलता है और जायगोट बनता है, धीरे धीरे डेवलप करते करते एम्ब्रायो बनता है और यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि अगर जायगोट बना वो, तो वो यूटेरस में यहाँ पे जुड़ने के बजाय ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, कहीं पे जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। अब जो पांचवा डिसऑर्डर आ रहा है हमारे सामने, उसका नाम है ओवरिटिस। ठीक है। कहता है इन इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी यूजुअली काउज्ड बाय एन इन्फेक्शन। ओवरिटिस को हिंदी में डिम ग्रंथि शोथ भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें संक्रमण के कारण अंडाशय में सूजन हो जाता है। मतलब कि जो अंडाशय होती है, मतलब कि जो ओवरी होती है, उसमें क्या होता है, सूजन पकड़ लेता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी संक्रमण की वजह से। ठीक है। और सूजन का मतलब होता है वो फूल जाना, उसमें फूल जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। जैसे कि क्या होगा, मान लीजिए कि ये ओवरी है। ठीक है। ये ओवरी है, ये अंडाशय है, और जिस अंडाशय में मान लीजिए कि ये अंडाशय बड़ा साइज का हो जाता है। ठीक है। ये अंदर ही अंदर फूल के क्या होता है, बड़ा होता है, और ये नॉर्मल ही रह जाता है। तो उस अवस्था में क्या होगा, कहने का मतलब है कि इस ओवरी में, इस अंडाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है और ये सूजन होने लगा, ये फूलने लगा। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवरिटिस डिम ग्रंथि शोथ कहेंगे। ठीक है। अब जो छठा डिजीज आ रहा है, छठा डिसऑर्डर आ रहा है हमारे सामने, वो है एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। इसमें क्या कहता है, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेरस। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। इसे हिंदी में गर्भकला अस्थानता कहते हैं। इसमें कहता है, इसमें एंडोमेट्रियल ऊतक गर्भाशय के बाहर वृद्धि करने लगता है। कहने क्या मतलब है कि जो एंडोमेट्रियल ऊतक होता है, याद है आप लोग को, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो यूटेरस होती है, जो गर्भाशय होती है, उसमें 3 परत होती है। ठीक ना। तो जो सबसे अंदर की परत होती है उसे एंडोमेट्रियल, है ना, एंडोमेट्रियल लेयर कहते हैं, जो अंदर की तरफ होती है। कहने क्या मतलब है कि इस प्रकार के डिसऑर्डर में, एंडोमेट्रियोसिस नामक डिसऑर्डर में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये यूटेरस के बाहर भी बनने लगता है, बाहर में भी डेवलप करने लगता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जनरली जो यूटेरस के अंदर, जो यहाँ इस वाले हिस्से में, इस वाले लेयर में क्या होता है कि मटेरियल टिश्यू का निर्माण होता है इस वाले लेयर में। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे अगर आप, तो ओवरी के ऊपर एक यहाँ भी डेवलप हो रहा है, है ना, एंडोमेट्रियल टिश्यू, यहाँ भी डेवलप हो रहा है,
यहाँ भी डेवलप हो रहा है। तो जब यूटेरस के बाहर इंडोमेट्रियल टिश्यू का डेवलपमेंट होने लगता है तो जो उस प्रकार के डिजीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रायोसिस कहते हैं। ठीक है, जो इंडोमेट्रायोसिस है उसके कुछ लक्षण हैं जो इस प्रकार हैं। सिम्टम्स इंक्लूड प्री मेंस्ट्रुअल पेन और अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल पेन। इसके लक्षण हैं प्रारंभिक मासिक चक्र या मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय में दर्द होना। ठीक है, कहता क्या है कि इसके लक्षण क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल होने से पहले, प्री मेंस्ट्रुअल पेन मतलब कि ब्लीडिंग होने से पहले ही है ना दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा यूटेरस में, ओवरी में। और साथ ही क्या होगा कि जब मेंस्ट्रुअल होना होगा या मेंस्ट्रुअल जिसमें होगा उस समय क्या होगा कि बहुत जोर की दर्द होगी। ठीक है, तो ये दो इसके लक्षण होंगे इंडोमेट्रायोसिस के। ठीक है, उसके बाद कहता है ट्रीटमेंट इज यूजुअली हार्मोन थेरेपी और सर्जरी। इस रोग का निदान ज़्यादातर हार्मोन थेरेपी या सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो इंडोमेट्रायोसिस नामक डिसऑर्डर है तो इसका इलाज जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, या तो हार्मोन का इंजेक्शन लगा के हार्मोन थेरेपी द्वारा उसे किया जा सकता है। ठीक है, या उसे सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, कहता है इंडोमेट्रायोसिस डिसअपीयर एट मेनोपॉज और व्हेन द ओवरीज आर रिमूव्ड। मेनोपॉज या जब अंडाशय को हटाया जाता है तब गर्भकला अस्थानता गायब हो जाता है। कहने क्या मतलब है कि जो इंडोमेट्रायोसिस नामक डिसऑर्डर है ये कब खत्म होगा, कब ये कंप्लीट रूप से हटेगा, या तो ओवरी को हटा दिया जाए काट कर। ठीक है, ओवरी को हटा दिया जाए काट कर, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, हार्मोन में गड़बड़ी होने की वजह से ये बीमारी हो रही है, तो ओवरी को काट कर हटा दिया जाए। या मेनोपॉज के टाइम में, मतलब कि जब फीमेल में मेनोपॉज होगा, मतलब उसमें मेंस बंद होगा, हार्मोन का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, तभी ये खत्म होगा, नहीं तो ओवरी को काट कर हटा दिया जाए तब ये खत्म हो जाएगा। कहने का कुल मतलब है कि फीमेल में जो ओवरी में हार्मोन बन रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसी के लेवल में गड़बड़ी होने की वजह से ये बीमारी होती है। जब ओवरी ही नहीं रहेगी या फीमेल में वो हार्मोन बनना ही बंद हो जाएगा तब ये बीमारी, ये डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो 7वां डिसऑर्डर हमारे सामने आ रहा है वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। हिंदी में इसे कहते हैं मासिक चक्र विकार। चलिए पढ़ते हैं इसमें। कहता है इन इट अकर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। इसमें मासिक समस्याएं उत्पन्न होती है। फीमेल में जो मासिक चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाना, उसका बंद हो जाना या समय से न होना या तुरंत जल्दी जल्दी हो जाना, तो इन प्रकार की जो समस्याएं होती है उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, कहता है डीज इंक्लूड द फॉलोइंग डिसऑर्डर। इसमें निम्नलिखित विकार होते हैं। ठीक है, अब कहता क्या है कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है ना, मासिक जो विकार होती है, वो कई प्रकार से हो सकती है। तो वो प्रकार सब कौन है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले है अमेनोराइजा। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋतुरोध। इसमें क्या होता है, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसमें स्त्रियों में इसमें मासिक धर्म बंद हो जाता। कहने का मतलब क्या है, अमेनोराइजा नामक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में क्या होता है, फीमेल में मेंस होता ही नहीं है, मेंस बंद हो जाता है हार्मोन के कमी की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार की एक बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर होता है। दूसरा क्या कहता है, मेनोराइजा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। इसे हिंदी में कहते हैं अतिरज स्राव। इसमें मासिक धर्म अत्यधिक होता है। तो जो मेनोराइजा है इसमें क्या होता है, मेंस जो है फीमेल को लगातार कंटिन्यू होते रहता है, मतलब महीना में 2 बार 3 बार भी हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेंस होते रहता है। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो है डेस्मेनोराइजा। ठीक है, इट इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसे हिंदी में कहते हैं कष्टातवर। यह मासिक धर्म बहुत ही कष्टदायी होता है। कहने का मतलब है कि इस रोग में क्या होगा, इस डिसऑर्डर में क्या होगा, किसी महिला को अगर मेंस हो रहा होगा, मेंस्ट्रुअल हो रहा होगा, तो उस दौरान उसे बहुत दर्द होगा, उसके यूटेरस में, उसके ओवरी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है ये 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक में क्या होगा, मेंस होगा ही नहीं, एक में बहुत ज़्यादा मेंस होगा, और तीसरे में क्या होगा कि मेंस होते समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो सकते हैं, इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो 8वां डिसऑर्डर है ना उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। हिंदी में कहते हैं बांझपन। ठीक है, कहता है इनफर्टिलिटी इन वोमेन इज द इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट। बांझपन स्त्री
गर्भ धारण करने में असक्षम होती है। बांझपन में क्या होता है, कोई भी महिला जो होती है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती या उसमें असक्षम होती है, ठीक है, उसे हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं, बांझपन कहते हैं। क्या कहता है, इट मे बी ड्यू टू फेलियर टू ओव्यूलेट और टू सम एनाटॉमिकल फैक्टर दैट प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। यह अंडोत्सर्ग करने में विफल होता है या कुछ शारीरिक कारकों के कारण हो सकता है जो अंडे और शुक्राणु को मिलने को रोकता हो, ठीक है। कहने क्या मतलब है कि किसी फीमेल में, किसी महिला में अगर बांझपन जैसी कोई बीमारी होती है, कोई रोग होती है, तो उसका क्या मतलब है, उसमें क्या हो रहा है कि ओवम जो निकल रहा है, जो ओवम बन के निकलता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, तो वो ओव्यूलेट नहीं हो पा रहा है, ओवम बन के बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, या यूँ कि उसमें ओवम बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। एक ये कारण हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, कोई कारक, कोई फैक्टर शरीर में, कोई रसायन, कोई केमिकल, कोई हार्मोन, है ना, कारण हो सकता है क्या चीज़ का, जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देता है। मतलब अगर अंडाणु बन भी रहा है तो शुक्राणु से वो मिल नहीं पा रहा है किसी कारणवश से, किसी रसायन केमिकल के वजह से। तो ये सब भी कारण हो सकते हैं फीमेल में बांझपन के, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।